नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जहर। मेरी सगी माँ ने 5 स्टार होटल के खाने में जहर मिलाकर मुझे खिला दिया और दूर कहीं जाकर नहर के पास फेंक दिया। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई और उसने मेरी जान बचाई। फिर वह मुझे अपने साथ घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 19 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। उसके साथ मैं बहुत खुश थी, पर एक दिन मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा, क्या बात है? मैंने उससे पूछा, कैसा अत्याचार? तब बोली, आज अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि मालिक जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरे बिस्तर के नीचे तो मेरा नाम सुनीता है। मेरे पापा सरकारी एम्प्लॉय थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा उन्हें घर से बाहर निकलने को हमेशा मना करते थे। इसकी वजह थी कि मेरी माँ गजब की सुंदर थी। मेरी माँ शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन फिर भी पापा उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देते थे। मेरी माँ कहती, वह मेरी तरक्की से जलता है। माँ और पिता की कभी आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त घर में अशांति का माहौल रहता था। मम्मी की बातों में ज़्यादा हस्तक्षेप उनके रिश्तेदारों दोस्तों का था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के भैया भाभी अपनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ों का रौब दिखाते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा होती कि वह भी महंगी गाड़ी, एसी ले, पर गरीबी की वजह से वैसा कुछ कर नहीं पाती थी। हालांकि पापा इतना कमा लेते थे कि घर का गुजारा अच्छे से चल जाता था। मेरी पैदाइश पर दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। मम्मी को अपने रिश्तेदारों के सामने यह बताने में बहुत शर्मिंदगी होती कि उनकी बेटी अपंग है। पापा को लगता, एक तो बेटी है, ऊपर से अपंग। मुझे बोझी समझते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और मैं 12 साल की हो गई। मैं मम्मी पापा झगड़ा देखते हुए बड़ी हुई थी। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए, फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती है। पापा हमेशा कहते थे, पता नहीं कौन सा पाप किया है जो ये अपाहिज लड़की हमारे गले पड़ी है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा को हमेशा चिंता सताती थी, अपाहिज लड़की से कौन शादी करेगा। मेरी दिलो ख्वाहिश थी कि मेरी मम्मी पापा मुझे प्यार करे, मगर वह तो मेरी तरफ ताकते भी नहीं थे। मम्मी पापा से कहती थी, मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं थी। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे। अकेले घर में दादी ही थी जो मेरा पक्ष लेती थी, और उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में जाने से रोक लिया था। पर मेरी किस्मत ही फूटी थी कि अचानक दादी की तबीयत खराब हो जाने से वह भी कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। मैं बहुत रोई। एक दादी थी जो मुझे लाड करती थी, आपने उन्हें भी छीन लिया। दादी को मेरे मरे कुछ ही दिन गुजरे कि मम्मी पापा की लड़ाई बढ़ती गई। मम्मी अपना गुस्सा मुझे मार मार के निकालती। कभी मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, क्या पता मैं ठीक भी हो जाती। पापा जब घर में नहीं होते तो मम्मी किसी गैर आदमी से मिलती, और उन्होंने मुझे बोला था, यह बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और एक दिन मेरे पापा और मम्मी में बहुत बहस छिड़ी। उन्होंने मम्मी पर हाथ उठा दिया। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझको प्यार करने लगी, और पहली बार रेस्टोरेंट से खाना मेरे लिए मंगवाया। मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं हैरान थी कि मम्मी को क्या हुआ है जो आज 14 साल का प्यार एक दिन में लुटा रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला है। खाना खाने के बाद
जब मैं बेहोश हो गई तो मेरे पापा को लगा मैं मर गई हूँ और मुझे उठाकर बहुत दूर ले गए। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना था माँ बाप खुद को मुसीबत में डालकर अपनी औलाद की हर तकलीफ से रक्षा करते हैं, पर यहाँ मेरे माँ बाप ही मेरे हत्या करने में तुले हुए थे। मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ भी नहीं कांपे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। उनके रास्ते का कांटा बनी हुई थी मैं, इसीलिए उन्होंने उखाड़ कर फेंक डाला। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में दे सकते थे। ऐसे ही किसी नहर के पास फेंकने की क्या जरूरत थी। उन्हें अपनी मंजिल अलग करनी थी। मैं सच में मर गई होती। वह तो भला था उस इंसान का जो मुझे हॉस्पिटल में ले गया। होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर बैठी थी और बहुत हैरान थी। आज के दौर में ऐसा कौन है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे लिए वह कोई फरिश्ता से कम नहीं था। उसने मेरा नाम पूछा, तुम कौन हो? किसने तुम्हें जहर दिया? मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे और मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे जहर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 23-24 का नौजवान लग रहा था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत बड़ा आलीशान महल से कम नहीं था। मैंने उससे पूछा, आपके घर में कोई नहीं रहता? उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यहाँ रह सकती हैं बिना किसी झिझक के। किसी गैर मर्द के घर में मैं कैसे रुक सकती थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दे, तो हंस कर कहने लगा, तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे पास बहुत से नौकर चाकर हैं। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय बीतता गया और मैं 19 साल की हो गई थी। मैं उसे दिल ही दिल पसंद करने लगी। जिस तरीके से वह मेरी देखभाल करता, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी। पर मैंने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई, क्योंकि मेरी और उसकी जोड़ी का कोई बराबरी नहीं था। पर उसने ही एक दिन खुद ही शादी के लिए प्रस्ताव रखा। मैं हैरान थी, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे बाजार ले गया और पहली बार मैं बाजार गई थी। मैं बहुत खुश थी। मेरी मनपसंद का कपड़ा, मेकअप, बहुत सा चीज़ दिलाया और कुछ समय बाद उसने मुझसे शादी कर ली। यह किसी सपना से कम नहीं था कि मुझ जैसी अपाहिज लड़की के झोली में भगवान ने इतनी खुशियाँ एक साथ दे दिया। इतना अच्छा जीवन साथी पाकर मैं तो फूले नहीं समा रही थी, भगवान का लाख लाख बार शुक्रिया कर रही थी। मेरे हमसफ़र का नाम अंकित था। उसने मुझे बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह मुझे रोज़ नए नए गिफ्ट देता। घर का काम अगर मैं करती तो मुझे मना कर देता। मेरा बहुत ख्याल रखता। मैं रोज़ाना उसके लिए सजती संवरती। वह मुझे हमेशा पार्टी में ले जाता और कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। पार्टी में सारे रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार मेरी खूबसूरती की तारीफ करते, लेकिन मेरे पैर की तरफ देखते ही वह मुंह बनाने लगते। पर अंकित हमेशा मेरे साथ रहता। सब फ्रेंड हैरान थे, इतनी खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कैसे कर ली। मैं भगवान से दुआ करती कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। पर कहते हैं ना, खुशियों की उम्र बहुत कम होती है, किसी न किसी की बुरी नज़र लग जाती है। अंकित और मैं एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाकर कमरे में लाई तो बोली, मालकिन जी, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे यह अत्याचार नहीं देखा जाता। मैं बोली, कैसा अत्याचार? तब वह बोली, मालकिन, आप रात को मालिक के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने आश्चर्य से पूछा, आखिर बिस्तर के नीचे क्या है? तो बोली, मालकिन, मैं कुछ नहीं बता सकती,
नहीं तो मेरी सामत आ जाएगी, मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। एक बात का ध्यान रखना, मेरी बात अपने तक सीमित रखना, वरना मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह नौकरानी मेरे पति की बहुत भरोसेमंद थी। मुझे कहीं जाना होता तो वह मेरा व्हील चेयर पकड़ती थी। मैं उस रात बहुत बेचैनी से अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे? अंकित के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा, मेरी रूह कांप गई। वह मिट्टी की बनी 5 पुतले रखे थे। सबकी टांग टूटी हुई थी, वह भी अपाहिज थी और उनके शरीर पर खून के दाग लगे हुए थे। एक पुतला मेरे हम शक्ल जैसा था। मैं बहुत डर गई, मेरा शरीर कांपने लगा। मैं उलझी हुई थी। मैं अंकित से तुरंत पूछना चाहती थी, पर नौकरानी का मुझे डरा समा रूप नजर आया। उसने मुझसे वादा लिया था, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। वह कहती थी, अगर आपने किसी को बताया तो आप पर भी सामत गिरेगी, आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अगले दिन मैंने नौकरानी से कहा, पलंग के नीचे 5-5 पुतले थे, सुबह कैसे गायब हो गए? मैंने उससे कहा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, जो भी राज तुम जानती हो बता दो। वह बोली, मालकिन जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई न कोई वजह होगी। आपसे पहले भी बहुत सी लड़कियां आई हैं जो साहब के धन दौलत, देखभाल करने के तरीके, बातों, खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हुई हैं। मालिक ने उन सब से शादी रचाया, लेकिन बाद में वह लड़कियां फिर वह अपनी बात काट कर बोली, मालकिन आप बहुत सीधी मासूम हैं। आप मालिक से सावधान हो जाएं। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। पहले बताओ, उन पुतलों का क्या मतलब है? नौकरानी ने कहा, मैडम जी, आपसे पहले भी एक मैडम आई थी और उनके भी बिस्तर के नीचे पुतला रखा था। मैंने देखा था, फिर उसके बाद वह पुतला गायब हो गया और मैडम जी भी मर गई। मालिक ने कहा, किसी को मत बताना, अगर यह बात बाहर आया तो तुम लोगों की खैर नहीं। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मालकिन, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मेरे पास एनजीओ का नंबर है, मैं आपको दूंगी। वहाँ पर बेसहारा लड़कियों को, अपंग लड़कियों को रखा जाता है। आप वहीं चली जाइए, नहीं तो आप भी बेमौत मारी जाएंगी। मैं बस पुतले को देखकर, नौकरानी की बात सुनकर बहुत सहम गई, पर मेरा दिल यह सब मानने के लिए तैयार नहीं था। अंकित तो मेरा हमेशा ख्याल रखता, मेरे इलाज के लिए चिंतित रहता और उसकी बेपनाह मोहब्बत से मैं तो वैसे ही मर मिट चुकी थी। उसने मेरे इलाज के लिए बड़े डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टरों ने भी विश्वास दिलाया कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता हो, फिर वह यह मेरे साथ कैसे कर सकता है? वह मेरी जान के पीछे कैसे पड़ सकता है? मुझे समझ नहीं आया, मैं किसका भरोसा करूं और किसका न करूं। नौकरानी अंकित के खास दोस्त को लेके आई। उसने भी वही कहानी सुनाई। उसके मित्र के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में बहुत डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की। वह मुझे टैक्सी तक ले गई और टैक्सी ड्राइवर से बोला कि मालकिन को एनजीओ के गेट तक पहुंचा देना। एनजीओ के गेट के पास मैं व्हील चेयर में बैठी थी। तभी मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरे पास आई। गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा तुम मर गई होगी, पर तुम जिंदा हो। मैं डर गई कि कहीं मुझे माँ घर ले जाकर फिर से मार न डाले, पर मैं भाग नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत था। मुझे उनको देखकर गुस्सा आने लगा और कहा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मुझे आप जैसी माँ नहीं चाहिए। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी।
तभी वह मेरे पांव पड़ गई और नाक रगड़ते हुए बोली, मैंने तुम्हें नहीं मारा, यह मेरा फैसला नहीं था। तुम्हारे बाप ने मुझसे जानबूझकर करवाया। उसे अपनी अलग दुनिया बसानी थी। मैंने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे घर ले जाकर प्यार से रखेंगी, बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। आपने जो किया है वह कोई भी माँ अपने सौतेले बच्चों के साथ न करे, जैसा आपने सगे बेटी के साथ किया है। माँ कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे भी एक मौका दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनको गले लगाकर खूब आंसू बहाए, उनके साथ घर आ गई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? उन्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं था। उसने ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, नहीं तो वह मुझे भी मार डालेगा। और मैं उस दिन बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें। कुछ दिन बाद तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली और मैं अपने मायके चली गई, पर वहाँ भी सब ने मुझे ताना दिया। जरूर इसने अपने पति का ख्याल नहीं रखा होगा। तभी कोई आदमी दूसरी औरत से शादी करता है, उसके चक्कर में आता है, जब पहली पत्नी उसको खुश न रखे। और मुझे अपने घर में रहने का इजाज़त नहीं मिला। मैं दर दर भटकती रही। तेरे पापा के साथ मुझे रहना एक पल भी गवारा नहीं था। मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और जैसे ही मुझे नौकरी मिली, मैंने अपना मायका भी छोड़ दिया। मेरा एक दोस्त मुझसे शादी करना चाहता था, पर अब मुझे शादी नाम से ही चिढ़ हो गई थी। मैं एक किराए के मकान में आ गई और वहाँ मुझे दिन रात तेरा ख्याल आता कि मैंने कितना बुरा किया अपने बच्ची के साथ। कोई दुश्मन भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता जैसा मैंने किया था। मैं अपराध बोध से ग्रसित थी। मैं कितनी खुशनसीब थी कि भगवान ने मुझे औलाद का सुख दिया था, वह भी मैंने अपने आप से दूर कर दिया। मैंने माँ के आंसू पोंछे और उन्हें माफ़ कर दिया उनकी गलती के लिए। मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी? मैंने कहा, जब आप लोगों ने मुझे नहर के पास फेंक दिया था, तब मुझे एक भला आदमी मिला था। उसने मेरा इलाज कराया और काफ़ी ध्यान रखा। मैं उसके साथ उसके घर गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने मुझसे शादी की। बाद में उसकी नौकरानी ने बताया कि आदमी अच्छा नहीं है, यह मेरी जैसी हम शक्ल पुतला बनाकर पलंग के नीचे रखा है और कुछ दिन बाद मेरी जान ले लेता। और न जाने कितनी शादियाँ उसने की है, उसके बारे में मैंने पहले कोई जानकारी हासिल नहीं की। मेरी माँ ने कहा, मेरी बच्ची, यह सब मेरे वजह से हुआ है, इसीलिए तुम अपने को गलत मत समझो। आखिर एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों का ध्यान रखना। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं बचपन से ही तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखती, भूखा ही रखती थी और बासी खाना देकर ही तुम्हें बीमार कर देती थी। पर अब मैं तुम्हारी पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जब भी तेरे पिता से मेरा झगड़ा होता, मैं तुझ पर अपना गुस्सा उतार देती थी। नहीं माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी। मेरी मम्मी की खूबसूरती के आज भी सब कायल थे। कोई कह नहीं सकता था मुझसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। आज भी उनके आगे पीछे लड़के मंडराते रहते थे, पर मेरी माँ किसी को चारा नहीं डालती थी। और मम्मी ने विश्वास दिलाया था कि तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा तलाक दिला दूंगी। मैं एक अच्छे कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है। मैं एक वकील कर लूँगी। पर मैं अभी भी अंकित को बहुत प्यार करती थी। उसकी सच्चाई जानने के बावजूद उससे बिछड़ने का मुझे बहुत गम था। उसकी हर पल याद सताती थी। मम्मी जब भी ऑफिस से आती मुझसे ढेर सारी बातें करती। अपने सब रिश्तेदार दोस्त सबको छोड़ दिया था। उन्होंने उनके मन में बहुत सा जहर घोल दिया था। अब वह खुश रहती थी और उन्होंने जल्द से जल्द वकील से तलाक के पेपर बनवाया और मुझे दे दिए। बोले साइन कर दो। लेकिन अब साइन करने से पहले मैंने माँ से कहा, मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मम्मी मुझे रोज़ पूछती
तलाक के पेपर पर साइन किया या नहीं, ताकि जल्दी से अंकित का भी साइन ले लिया जाए और तुम्हारा तलाक हो जाए। पर मैं रोज़ तलाक के पेपर निकालती, पर साइन करने की हिम्मत ना होती। मैं मम्मी से कहती, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। कहते कहते 2 महीना बीत गया, पर मैंने साइन नहीं किया। एक रात मेरी नींद प्यास की वजह से टूट गई। जैसे ही मैंने अपना ग्लास उठाया, मेरे हाथ से छूट गया और पानी गिर गया। मैं पानी लेने के लिए व्हीलचेयर में बैठकर बाहर निकली, तभी मुझे घर में किसी के घुसने की आहट सुनाई दी। कोई मेरी माँ के कमरे में घुस गया है, पर इतनी रात को कौन आया होगा? मेरी माँ के तो किसी से कोई संबंध नहीं है, और आधी रात को कौन आया, यह सब ठीक नहीं लग रहा था। शायद मेरी माँ इसके कंपनी में ही जॉब करती थी, यह उनका बॉस था। वह मेरी माँ से बोल रहा था, अपनी अपाहिज बेटी से तलाक के पेपर पर साइन जल्दी करवाओ। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा तो तुम सड़क पर आ जाओगी, तुम्हारी गाड़ी भी छीन लूंगा। तुम जो शादी के सपने देख रही हो मुझसे, वह तभी पूरा होगा जब तलाक होगा। दाने दाने को तरसोगी, तुम्हारी बेटी के नौकरानी को पैसे देकर खरीदे और बाद में उसके खास दोस्त को भी खरीदा। पलंग के नीचे नकली मिट्टी का पुतला बनाकर रखा, उसको डरवाया, धमकाया, घर से निकलवाया, और अब तुम तलाक के पेपर पर साइन नहीं ले पा रही हो। मुझे यह अपाहिज लड़की अपने बेटे की जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं हैरान थी, यकीनन यहाँ मेरी बात हो रही थी और यह मेरे पति अंकित का बाप था। माँ ने कहा, मुझे बस कुछ दिन और दे दो। उसके दिल में जगह बनाने में थोड़ा सा वक्त लग गया, और मेरी बेटी बहुत भोली भाली है, यकीनन वह साइन कर देगी। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं खुद ही उसे बहुत नफरत करती हूँ। एक बार मार चुकी थी, पता नहीं कैसे यह मनहूस बच गई, पर अब नहीं बचेगी। मैं इसे अपने शीशे में पूरी तरह से उतार चुकी हूँ। मुझे सब समझ में आ गया था, यह मेरी माँ की सोची समझी चाल थी, जिसमें मैं बुरी तरह फंस गई थी। और मैंने अपने बेइंतहा प्यार करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। इतनी आसानी से मैं अंकित को छोड़कर यहाँ आ गई। उन्होंने मेरी नौकरानी को भी खरीद लिया था। बिस्तर के नीचे मेरे हमशक्ल का पुतला बनाकर रख दिया, मुझे डरवाया। तभी मैं सोचूं, जहर देकर जिस माँ ने मार कर नहर में फेंक दिया, अचानक से उसका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया? वह मुझ पर इतना ममता क्यों लुटाने लग गई? उन्होंने मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाई, पर अब मैं फंसने वालों में से नहीं थी। बार बार माँ ने मेरा विश्वास तोड़ा है। वहाँ पर अब मेरा दम घुट रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर रात काफ़ी थी। पूरी रात रोती रही। सुबह मम्मी जब अपने ऑफिस निकल गई, मैं उठी। मैंने देखा उनकी नौकरानी मेरे चारों तरफ बस घूम रही है। वह मुझ पर नज़र रखी हुई है। मैंने सोचा, क्यों ना मैं इसको खरीद लूँ। मैंने कहा, तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें मुँह-मांगा रकम दूंगी। मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं है, बस अच्छे बनने का ढोंग की हुई है। वह मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। अपनी बेटी का तलाक दिलाकर उसके ससुर से शादी करने का सपना देख रही है। ऐसी चालबाज औरत से मुझे नफरत होती है। तुम मुझे मेरे पति के पास ले चलो, मैं तुम्हें मुँह-मांगा रकम दूंगी। नौकरानी को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि घर छोड़ते समय अंकित की दी हुई कोई चीज़ मैं अपने साथ नहीं लाई, क्योंकि उस समय मुझे उससे नफ़रत होने लगा था। बस मेरे पास उनकी दी हुई सगाई की अंगूठी है, यह मैं उतार नहीं पाई। मैं यह तुमको ज़रूर दे दूँगी। मैंने उसे अंगूठी दी और उसने मुझे अपना मोबाइल दिया। बिना एक पल गँवाए मैंने अंकित को तुरंत फ़ोन लगाया, और अंकित हैरान हो गया मेरी आवाज़ सुनकर। भारी आवाज़ में बोला, तुम कहाँ हो? मैंने अपने घर का पता दिया, और वह तुरंत अपनी गाड़ी से मुझे लेने के लिए आ गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों चली आई? वह मेरी यादों में तड़प रहा था, रो रहा था। मेरे कदमों में आकर बैठ गया। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई
जो मेरी प्यारी बीबी मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मुझे छोड़कर यहाँ अपनी माँ के घर चली आई हो। मैंने कहा, अंकित तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी और दोस्त ने मुझसे कहा, तुम लड़कियों के संग अय्यासी करते हो, उन्हें घर में लाते हो, उनके संग शादी करते हो और फिर उन्हें मार कर ख़त्म कर देते हो। मैंने अंकित को सारी सच्चाई बताई। अंकित ने कहा, नौकरानी ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे तंग आकर अपनी माँ के घर चली आई हो और अब कभी वापस घर नहीं आओगी। मैंने अंकित से कहा, जिस लड़की के माँ बाप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसको नहर में फेंक देते हैं, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। वह किसी का विश्वास नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत डर गई थी। अपने पति पर भरोसा न करके मैंने उस माँ पर भरोसा किया जो एक बार मुझे मार चुकी है। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप हम दोनों को अलग करने का इरादा बनाए हुए हैं। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जिसमें कोई कमी न हो और इसी शर्त पर मेरी माँ से शादी करेंगे। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे बाप को अपाहिज बहू नहीं चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जो तुम्हारे कदम के संग कदम मिलाकर चले। अपने बाप बाप का नाम सुनकर वह बहुत गुस्से में आ गया और बोला, वह मेरा सगा बाप नहीं है, वह खुद एक अय्यासी किस्म का आदमी है। मैं उसे अपना बाप नहीं मानता, इसलिए वह अलग घर में रहता है और न जाने क्यों मेरी जिंदगी में बार बार दखल करने आ जाता है। मैं उसके अय्यासी आदत से तंग आकर अलग रहने लगा। वह हर खूबसूरत लड़कियों को ऐशो आराम की जिंदगी के सपने दिखाता है, उनको फंसाता है और अपना स्वार्थ पूरा होने पर उसको छोड़ देता है। मैं समझ गई थी कि मेरी माँ इस बिगड़ैल आदमी के झांसे में आ गई है। उससे वह शादी नहीं करेगा। अंकित ने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी नौकरानी ने कहा, अब आप लोग यहाँ से निकले। मैडम के आने का समय हो रहा है और मुझे भी जाने दें। आने दो मैडम को, किसी मैडम से मैं डरता वरता नहीं हूँ। तभी मैडम की गाड़ी आई और वहाँ अंकित को वहाँ पर देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, यही धोखेबाज है लड़का। मेरी माँ समझ गई थी अगर मेरा तलाक नहीं होगा तो आई हुई दौलत उनके हाथ से निकल जाएगी। दरअसल वह किसी से मोहब्बत करती नहीं थी। उन्हें किसी से प्यार था तो वह था धन दौलत। दौलत की भूखी लालची थी और कहने लगी, बेटी इस लड़के के संग कहीं मत जाना, मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। यह आदमी अच्छा नहीं है। मैंने कहा, मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में अपना घर जीवन बर्बाद कर ले, उन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने आप पर बार बार विश्वास किया। अब मैं अंकित के साथ रहूंगी। मुझे समझ जाना चाहिए कि आप विश्वास करने के लायक नहीं हैं। मेरी बच्ची, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस लड़के ने तुम्हें क्या पाठ पढ़ाया? तुम कल तक मुझ पर भरोसा करती थी। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी और तुमने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैंने आपकी और आपके बॉस की सारी बातें कल रात सुन ली थी। मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने देखा पुलिस आई है। अंकित ने कहा, मैंने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें जहर देने का अपराध किया था, माँ को पकड़ ले। और मैंने भी अंकित का साथ दिया क्योंकि मेरी माँ अब और जालिम होती जा रही थी। उन्होंने एक बार मुझे जहर देकर मारने की साजिश की थी। इस आरोप में मैंने अपनी माँ को पकड़वा दिया। हमें समाज में ऐसे जुल्म को पनपने नहीं देना चाहिए। मैं कभी ऐसा न करती अपनी माँ के साथ, लेकिन मुझे पता था वह मुझे सुकून की जिंदगी एक पल भी जीने नहीं देगी। वह तो भगवान का मेहर था कि मैं उनकी दया से बच गई। आलोक ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप दोनों गलत थे, फिर भी तुम इन पर आँख मूंद भरोसा करके यहाँ चली आई। उसके बाद मैं और अंकित दोनों साथ साथ रहने लगे
और अंकित मुझे विदेश इलाज कराने के लिए लेकर गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद मैं ठीक से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और धीरे धीरे चलने लगी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला जो हर कदम पर मेरा बहुत ख्याल करता था। बाद में मैंने अपने माँ का केस वापस ले लिया। उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा था। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।